Hello and welcome to Just Health for the People by the Experts, an initiative for public health awareness by Jaslok Hospital. I'm Jitendra Hariyan, your host for the show. आज हम पार्किंसन डिजीज पर बात करेंगे, एक ऐसी कंडीशन जो सिर्फ पेशेंट ही नहीं, उनके परिवार को भी हर पल अफेक्ट करती है. Let's understand today about the symptoms and latest advancements in management of Parkinson disease from our expert, Dr. Paresh Doshi. Dr. Paresh Doshi is the Director of Neurosurgery and Stereotactic and Functional Neurosurgery Department at Jaslok Hospital. He is a stalwart in this field with a rich experience of nearly 35 years. Proud to mention that he has several first of its kind treatment across the globe to his credit, and being a leader in this field, he is virtually on the board or an officer at all the national and international societies for functional neurosurgery. Welcome, Dr. Doshi, to Just Health. Thank you very much. I think I should congratulate Jaslok for taking this public health initiative because this is going to go a long way. आपने जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें एक बहुत ही टचिंग बात आपने कर दी है कि पार्किंसन डिजीज न तो खाली मरीज को अफेक्ट करता है लेकिन मरीज के आजू बाजू सभी लोगों को अफेक्ट करता है. तो ये पार्किंसन अनफॉर्चुनेटली एक जिंदगी नहीं बिगाड़ता है, एटलीस्ट दो जिंदगी को तकलीफ में डालता है. सो डॉक्टर दोषी पहले बताइए कि पार्किंसन डिजीज है क्या और ये कैसे होता है? हाँ, तो ये पार्किंसंस डिजीज जेम्स पार्किंसंस करके ब्रिटिश न्यूरोलॉजिस्ट ने डायग्नोस किया था और उन्हें ऑब्जर्वेशन के द्वारा ही डायग्नोस किया था. ये हमारी संस्कृत भाषा में, हमारे लिटरेचर में, इतिहास में कभी न कभी इसका मेंशन किया था और इसको कंपुआ और कंपुआता बोलते थे और कंपुआ माना ट्रेमर्स. सो इट वाज एसोसिएटेड ऑल द टाइम विद ट्रेमर्स. बट पार्किंसंस डिजीज में स्लोनेस आती है, चलने में बैलेंस जाता है, कभी कभी आपका पोस्चर झुक जाता है. तो ये सब चीजें पार्किंसंस के चिन्ह है. डॉक्टर व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ पार्किंसन डिजीज और उन्हें नॉर्मल एजिंग के सिम्टम्स से कैसे अलग से पहचाना जा सकता है? करेक्ट. आपके व्यूअर्स को डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये जब ये पहला चिन्ह आता है उसके 10 साल पहले एक्चुअली ये डिजीज अपने बॉडी में चालू हो जाता है. वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव फाउंड इज लॉस ऑफ स्मेल या सीवियर कॉन्स्टिपेशन, जो अनयूजुअल है, जो रेगुलर चीज में नहीं होता है. तो ये सब या तो स्लीप डिसऑर्डर, आरईएम स्लीप डिसऑर्डर बोलते हैं. तो ये सब अर्ली सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन है जो एक्चुअली पार्किंसन के चिन्ह नहीं गिने जाते. एक्चुअल चिन्ह जो पार्किंसन का गिना जाता है, जहां से डायग्नोसिस शुरू होता है या पेशेंट या मरीज उसके बारे में सोच सकता है, वो है स्लोनेस एंड ट्रेमर्स. ये ओल्ड एज में इग्नोर किया जाता है क्योंकि अगर मेरा पोस्चर थोड़ा झुक जाता है तो ऐसा सोचेंगे कि ये तो 70 साल हो गए तो अभी थोड़ा सा झुकेगा. हमारे पास कितने मरीज आते हैं, वो बोलते बैक पेन होता था लेकिन हमने स्पाइन का ऑपरेशन करा दिया, बट एक्चुअली वो बैक पेन पार्किंसन की वजह से हो रहा था. तो ये सब इनडायरेक्ट सिम्टम्स है, बट मोस्टली ट्रेमर्स, स्लोनेस एंड चेंज इन पोस्चर, दिस आर द इंपॉर्टेंट सिम्टम्स. तो आप जनरली क्या टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं टू कंफर्म द डायग्नोसिस? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. मेडिकल विज्ञान इतना आगे बढ़ा है. 200 साल में हमारे पास छोटी से लेके जटिल से जटिल चीजों के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट आ गए हैं. पार्किंसन के लिए आपको सुन के आश्चर्य होगा कि इट स्टिल रिमेन्स अ क्लिनिकल डायग्नोसिस. वो उसके चिन्ह देख के ही डायग्नोस किया जाता है. तो उसके लिए पेशेंट का एग्जामिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. जेम्स पार्किंसन का 200 साल पहले का जो ऑब्जर्वेशन था वो आज भी वजूद रखता है और वही ऑब्जर्वेशन पे हम डायग्नोसिस करते हैं. और पार्किंसन डिजीज कॉग्निटिव फंक्शन को कैसे अफेक्ट करता है, जैसे मेमोरी फंक्शन करेक्ट. हो? सो व्हाट इज पार्किंसन डिजीज? लेट मी अगेन कम बैक टू दैट. पार्किंसन डिजीज डोपामिन कम होने की वजह से होता है. दिमाग के अंदर डोपामिन कम हो जाता है. दैट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर. और मुन्ना भाई एमबीबीएस ने सबको केमिकल लोचा सिखा दिया है तो वो उसमें अपने को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बट एक न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाता है. तो जैसे जैसे वो कम होता है उस तरह से दूसरे भी न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन में कम होता है. बिकॉज व्हाट इज इट? न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, माना ब्रेन के कोष घिस जाते हैं. इसकी वजह से होता है. तो एक जगह घिसता है, दूसरा भी घिसता है. तो उसकी वजह से कई पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोलिनर्जिक कोष अगर घिस जाते हैं तो पेशेंट को याददाश्त में तकलीफ आ सकती है. सो डॉक्टर, जेनेटिक्स का कितना रोल होता है पार्किंसन डेवलपमेंट के लिए, और इसमें कोई अर्ली टेस्ट होती है जिससे हमें पता चल सके कि ये होने वाला है? तो 5 to 7% आज के दिन में हमने फैमिलियल पार्किंसंस डिजीज ढूंढे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि इतने ही होंगे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे जेनेटिक जानकारी बढ़ती है ऐसे पता चलता है. बट 90% जिसको हम बोलते हैं स्पोरेडिक, एक को हुआ तो दूसरे को हुआ है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं, जरूरत नहीं है उसकी. हाँ. और कई कई पेशेंट्स के चिन्ह ऐसे लगते हैं हमको, तो उसके लिए हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं. लेकिन मान लो कि मैंने 100 पार्किंसंस के मरीज देखे हैं
तो मैं 5 में जेनेटिक टेस्टिंग कराता हूँ। सो आनुवांशिकता क्या डर रखने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर दोषी बताइए कि पार्किंसन का इलाज कैसे किया जा सकता है? फॉर्च्यूनेटली हमारे पास बहुत ही अक्सर इलाज है पार्किंसंस के लिए, और इतना अच्छा इलाज है कि जैसे हम डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर आज एक आदमी को होगा और वो उसके बारे में सोचता भी नहीं है, डॉक्टर के पास दवाई लेके चलता है उसकी ज़िंदगी। सिमिलरली पार्किंसंस की दवाइयाँ इतनी अक्सर है कि अगर कई तरह से पार्किंसंस के मरीज़ को दी जाती है, तो उसको करीबन मैं बोलता हूँ डायग्नोसिस के 5 साल से लेके 10 साल तक ही कैन लिव अ गुड क्वालिटी ऑफ हाँ, लाइफ, हाँ। ऑलमोस्ट नॉर्मल। 5-10% थोड़ा-सा दिक्कत आएगी, और काफ़ी मेडिसिन्स अभी आ चुकी है जिसकी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होती है और दे कैन लिव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो सारे पेशेंट्स को एक ही दवाई दी जाती है क्या? कहीं पे मैंने पढ़ा था कि अभी ये ट्रीटमेंट पर्सनलाइज़ भी हुआ है हाँ, और पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से आप डिसाइड करते हो। करीबन लास्ट 8 या 10 साल से कई साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर रिसर्च करते-करते इसकी जानकारी जैसे-जैसे मिलती गई, ऐसे अभी-अभी हम पार्किंसंस को 4 प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर डेफिशिएंसी के साथ जोड़ते हैं। सो अगर मुझे लगता है कि ये पेशेंट के चिन्ह पार्किंसंस तो है बट कोलिनर्जिक टाइप ऑफ पार्किंसंस है उसका, तो वो पेशेंट को हम पेसिटेन करके गोली जो आती है ट्राइहेक्सफेनिडिल, वो नहीं देते हैं। क्योंकि अगर बाय चांस हम देना चालू करते हैं, और ये सबसे कॉमन गोली है, आप कोई भी प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे पार्किंसंस का 100 में से 95 परसेंट प्रिस्क्रिप्शन विल हैव ट्राइहेक्सफेनिडिल। बट विद द इंक्रीज नॉलेज नाउ वी नो दैट अगर इसको कोलिनर्जिक टाइप ऑफ पार्किंसन डिजीज है तो हमको ये नहीं देनी है, क्योंकि अगर मैं देता हूं तो उसमें उसको नुकसान होगा। दूसरी मेडिसिन है जो उसको डे टाइम ड्राउजीनेस कर सकती है, एंड डे टाइम ड्राउजीनेस इज अ वेरी कॉमन थिंग इन सर्टन टाइप्स ऑफ पार्किंसन डिजीज, सीरोटोनर्जिक काइंड। इनफैक्ट जसलोक में हमने एक स्टडी चालू किया है विच इज द फर्स्ट अगेन इन द वर्ल्ड टू डू टेलर मेड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज बिफोर वी अंडरटेक सर्जरी। और मेरा एक स्टूडेंट ही इसका काम कर रहा है, थीसिस लिख रहा है इसके ऊपर। So it is becoming now patient specific and इट more इज वेरी personalized. वेरी कस्टमाइज्ड, या Doctor, can you explain the concept of motor fluctuation in Parkinson patients? और इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं? 5 या 10 साल तक हम मेडिसिन से अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं पेशेंट को। हम जब भी दवाई लेते हैं ना, बॉडी में क्या होता है, एक पीक आता है और दवाई का असर चला जाए, ट्रफ आता है, पीक ट्रफ। इट इज कॉल्ड पल्सेटाइल स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन सेल्स बिकॉज ऑफ द मेडिसिन। उसके 5-7 साल के बाद साइड इफेक्ट्स आनी चालू हो जाती है, और जो ऑन ऑफ फ्लक्चुएशन है, तो कभी कभी दवाई का असर आता नहीं है। गोली खाया लेकिन पावर नहीं आता है। गोली खाया तो 3 घंटा अच्छा लगता है पेशेंट को यूजुअली, उसकी जगह आधे घंटे में चला जाता है। तो उसकी वजह से बहुत ही दिक्कत आती है लाइफ़स्टाइल में। मान लो कि आज आपको शाम को कोई फंक्शन में जाना है, आपको मालूम है कि मैं 6 बजे गोली खाऊँगा तो साढ़े 6 बजे मेरे को पावर आएगा, मैं उसके बाद चला जाऊँगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब भी बाहर जाना होता है या स्ट्रेस रहता है, गोली खाया तो साढ़े 6 बजे आता नहीं है, और घर के सब सदस्य तैयार होकर बैठे हैं शादी में जाने के लिए, पावर नहीं आता है और एंग्ज़ायटी बढ़ती है। या तो पावर आ गया और आप शादी में चले गए और आपको मालूम है कि 7 से 9 बजे तक मेरे को पावर रहता है, कभी-कभी 8 बजे पावर चला जाता है। और ये वजह से जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि केयरटेकर की ज़िंदगी भी खराब होती है। Patients stop going out, they stop accepting social function invitations. They say कि भाई मैं तो घर पे बैठूंगा, तुमको जाना है तो जिधर जाके आना है तो आओ। And this is called on-off fluctuation. And when it comes, when it goes, you are not able to decide. डॉक्टर, पार्किंसन डिजीज डेली एक्टिविटीज जैसे ड्रेसिंग, ईटिंग या बेदिंग इसको कैसे अफेक्ट करता है? और इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए क्या एडाप्टेशंस किए जा सकते हैं? पार्किंसन डिजीज स्लोनेस के साथ है, ट्रेमर्स है। तो ट्रेमर्स फॉर्चुनेटली कुछ आप एक्शन करते हैं तभी चले जाते हैं, तो एट रेस्ट ट्रेमर होता है। तो आप पेशेंट बैठा है तो ऐसे ऐसे हिलता रहता है हाथ, बट कुछ एक्शन करने गया तो स्टेडी हो जाता है। तो ट्रेमर इज नॉट अ सच अ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिकमेंड दैट द पेशेंट शुड कंटिन्यू लिव द लाइफ दैट ही इज लिविंग। ही शुड नॉट लिव हिज जॉब, बिकॉज काम में कार्यरत रहेगा तो डिजीज इतना कम आएगा उसको। ओके। काम के लिए जरूरत है, उसकी मदद ले ले। तो पेशेंट को चलते चलते कभी कभी फ्रीजिंग ऑफ गेट हो जाए, पैर अटक जाता है, तो ये चीज़ों के लिए हम उसको सॉल्यूशन देते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बैलेंस का डर है, तो घर में आप वॉशरूम्स में यू कैन पुट हैंडल्स, और यू कैन पुट हैंडल्स ऑल अराउंड द हाउस सो दैट यू कैन कंटिन्यू टू मूव। बट आई वुड इंसिस्ट कि भाई पेशेंट बैठे बैठे सब ऑर्डर नहीं करे कि भाई मेरे को पानी का ग्लास दो, ये दो, वो दो। हो सके इतना इंडिपेंडेंस अपना बरकरार रखें, खुद से करें। खुद से करे। ड्रेसिंग में मदद कभी ज़रूरत पड़ती है, बट देन वी हैव सॉल्यूशंस फॉर दैट आल्सो। और एक्सरसाइज और फिजिकल थेरेपी का पार्किंसन सिम्टम्स मैनेज करने के लिए कितना हेल्प होता है?
और कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज जो बेनिफिशियल होती है? एक्सरसाइज इज अ मस्ट। आप कभी भी कोई भी अच्छे कंसल्टेंट या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या पार्किंसन स्पेशलिस्ट के पास, तो ही विल इंसिस्ट कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं मेरे मरीज को यूजुअली बोलता हूँ कि आप गेट और बैलेंस की एक्सरसाइज करो, क्योंकि मुझे मालूम है कि आगे जाके ये तकलीफ होगी। अगर मुझे कई कई पेशेंट्स को स्पीच का प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है, तो मैं उनको स्पीच थेरापिस्ट को एक्सपोज करा देता हूँ, ताकि वो पहले से प्रिपेयर करके अपनी तैयारी करते रहे। और आई इंसिस्ट कि योगा करो, बट योगा में वो आसन करो जिससे आपका अगेन गेट एंड बैलेंस के ऊपर आपका प्राधान्य, बिकॉज एक्शियल सिम्टम्स जो रहते हैं, सेंटर ऑफ द बॉडी के सिम्टम्स, वो योगा से बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल में आते हैं। रिसेंटली यू नो वी कंक्लूडेड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी, क्योंकि हमको ये पता करना था कि साइंटिफिक प्रमाण क्या है इसका। हम बात तो कर देते हैं, तो पेशेंट कभी कभी पूछते हैं कि सर इसका बेसिस क्या है साइंटिफिक। तो जसलोक में हमने ये रिसर्च स्टडी कंडक्ट किया था, जहाँ पे हमने डांस म्यूजिक का यूज किया। तो पेशेंट जिसको म्यूजिक पसंद है उसको म्यूजिक दिया, जिसको डांस पसंद है उसको डांस किया, और आधे पेशेंट्स को कुछ नहीं दिया। इट्स कॉल्ड अ कंट्रोल्ड रैंडमाइज स्टडी, बिकॉज वी वांटेड टू कंपेयर। और दोनों ग्रुप को हमने जब आउटकम कंपेयर किया, तो जो लोग डांस या तो म्यूजिक प्लस मेडिटेशन, मेडिटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। सो 15 मिनट कंपलसरी मेडिटेशन करते थे, तो 1 घंटे का ये पूरा कैप्सूल था। तो हमने देखा था कि हम न कि पार्किंसंस को रोक सके थे, लेकिन उनको कम भी कर सके थे। ओके। So this was the first time we were proved in the world that we could not only slow down the Parkinson disease, but maybe improve upon the symptoms of Parkinson disease. सर, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पार्किंसन डिजीज़ एंड मेंटल हेल्थ? जैसे एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या साइकोसिस? मेरी मान्यता ये है कि डॉक्टर को पेशेंट को एक पर्टिकुलर डिजीज के बारे में ट्रीट नहीं करना है, पेशेंट को एज अ पेशेंट ट्रीट करना। अगर मैं मरीज होके जाता हूं कोई डॉक्टर के पास, तो मुझे अच्छा होना है। आई एम नॉट कंसर्न कि मेरा ट्रेमर खाली चला जाए। मैं ट्रेमर जाएगा तो खुश होऊंगा। अभी पेशेंट को यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, तो अगर मैं सॉल्व नहीं करता हूं, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इंप्रूव होने वाली नहीं है। So to understand this, it is very important to have this other aspects about the disease to be understood. उसके साथ थोड़े थोड़े ये चिन्ह एंग्जाइटी, डिप्रेशन साथ में आते ही है। वॉट एवर द रीजन इज, इफ यू अंडरस्टैंड दैट, इफ यू नो अबाउट इट, यू आर अवेयर अबाउट इट, आप उसका इलाज करेंगे। पेशेंट भी इलाज मांगेगा और डॉक्टर भी जानकार है तो करेगा, नहीं तो वो ब्रश असाइड करके अरे वो तो ठीक है चलेगा, बट चलता नहीं है। अगर जब तक मैं उसको ठीक कंप्लीटली नहीं करता हूं, तब तक वो पेशेंट खुश नहीं होने वाला है। मैंने सुना है कि स्लीप पैटर्न को भी ये इम्पैक्ट करता है। तो पेशेंट की स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो ये अगर जो पार्किंसंस के मरीज सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट, तो वो लोग इमीडिएटली मेरे ये आंसर को रिलेट करेंगे कि जिस दिन उनको अच्छी नींद आती है, उससे दूसरे दिन उनका पार्किंसन बहुत बढ़िया होता ओह! आई सी। है। इट इम्प्रूव्स द नेक्स्ट डे फॉर देम कंप्लीटली। जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि पार्किंसन के चालू होते पहले भी स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, हर एक पेशेंट में नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे पार्किंसन एडवांस होता है, तो पेशेंट्स को तकलीफ आनी चालू हो जाती है, और करवट लेने में दिक्कत आती है। रात को वॉशरूम जाना है तो खड़े होकर बाहर नहीं निकल सकते हैं, बिकॉज मेडिसिन का इफेक्ट चला जाता है। तो इट इज़ लाइक अ पावर इन अ टॉय। खिलौने में से एक बैटरी गई तो खिलौना चलेगा नहीं। आपको कंबल ओढ़ना है तो भी नहीं ओढ़ सकते। So there are so many of these disabilities. Now, if we can control that with either medical treatment or some other methods and improve the quality of the sleep will definitely, and it will impact the overall management of Parkinson disease. डॉक्टर, अब हम फिर से पार्किंसन के इलाज के बारे में बात करते हैं। पार्किंसन डिजीज़ में मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा पेशेंट के पास और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? करीबन 2002 में हम लोग सब यूएसए की तरफ हमेशा देखते हैं, तो यूएस एफडीए gave the approval for a therapy called deep brain stimulation. और ये हर एक वर्ड का मीनिंग अगर समझोगे तो इट एक्सप्लेन्स व्हाट दिस थेरापी इज। डीप माना अंदरूनी, ब्रेन दिमाग, स्टिमुलेशन माना उसको स्टिमुलेट करना है। तो मगज के अंदर इलेक्ट्रोड डाल के स्पेशल पार्किंसंस रिलेटेड कोष जो है उसको नियंत्रित करने के लिए ये जो स्टिमुलेशन किया जाता है उसको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं। और वो करीबन 1995 में पहली बार सक्सेसफुली बताया गया था। बट नाउ दिस हैज बिकम अ गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। जब भी मेडिकल मैनेजमेंट से आपको अच्छा क्वालिटी नहीं मिलता है, तो सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर परेश दोषी ने भारतवर्ष में सबसे अधिक डीबीएस सर्जरीज़ की है और उन्हें कई चीज़ें पहली बार करने का श्रेय जाता है, जैसे कि फर्स्ट डीबीएस इन इंडिया
operating on the first patient with dual pacemaker, operating on the youngest and oldest patient with Parkinson disease, and introducing virtually all DBS surgical products in India. And this is worth a big applause, Dr. Doshi. थैंक यू। सो डॉक्टर दोशी, हमें बताइए कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, या जिसे हम शॉर्ट में डीबीएस सर्जरी कहते हैं, इसके इंटरवेंशन का सही समय कब होता है? मेरी मान्यता हमेशा ये रहती है कि डॉक्टर को मरीज के लिए खुद के डिसीजन इम्पोज कभी नहीं करने चाहिए। डॉक्टर का काम है साइंस मरीज तक पहुंचाना। डिसीजन हैज टू बी द पेशेंट्स। तो एज पर द मेडिकल साइंस, पेशेंट को अगर 4 साल का रोग है और पेशेंट ऑन ऑफ फ्लक्चुएशन सफर कर रहा है या साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन सफर कर रहा है, ही कैन कंसिडर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी। तो ये सही वक्त है कि नहीं वो पेशेंट डिसाइड करेगा। तो उसके लिए मेरा एक सैंपल स्टेटमेंट है, हम खाना कभी खाते हैं, भूख लगी तो, करेक्ट। अगर आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी जो है मेडिसिन से वो आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं नहीं है मिल रही है। और आपको इसको इम्प्रूव करने की इच्छा है, दोनों चीज होनी चाहिए, Correct. तो आप सर्जरी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस करने में कोई नुकसान नहीं है, जानकारी उपलब्ध करने में कोई दिक्कत नहीं है। जानकारी के बाद आपको लगता है कि नहीं ये मेरे काम की चीज नहीं है, मत करिएगा। बट 5 years of disease is required usually before we offer this surgery. Most critical aspect about this surgery is the post operative management. अगर आप बाईपास सर्जरी के लिए जाते हैं तो बाईपास हो गया, उसके बाद भूल गए, डॉक्टर को जरूरत नहीं है। नी रिप्लेसमेंट के लिए गए तो उसके बाद ऑर्थोपेडिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसमें डीबीएस सर्जरी के बाद ही आपका रिश्ता वो अस्पताल से या यो डॉक्टर से जुड़ता है, बराबर। बिकॉज इसका फायदा कभी मिलता है, कभी जब भी उसका पेसमेकर सही तरह से प्रोग्राम किया जाए। सो दैट इज वेरी क्रिटिकल एंड मैनी पेशेंट्स कम टू मी फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री कि भाई उनको फायदा नहीं हुआ है सर्जरी से, लेकिन हम प्रोग्रामिंग करके उसका फायदा कैप्चर कर सकते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग आप कितनी बार करते हैं और कितनी दफा पेशेंट को आना पड़ता है सर्जरी के बाद? वी हैव अ प्रोटोकॉल के ऑपरेशन के बाद पहले 3 महीने में 1 या 2 बार हम पेशेंट को बुलाते हैं और फिर साल में 1 आध बार। ओके, दैट्स ऑल। दैट्स अबाउट इट। सो इस प्रोसीजर के रिस्क क्या होते हैं और उन्हें मिनिमाइज कैसे किया जाता है? हर एक सर्जरी का जोखम होता है, तो ये बोलना कि सर के जोखम नहीं है वो गलत चीज है। मैं दिमाग का एक कोश बाय मिस्टेक डैमेज कर दिया, इट कैनॉट बी रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड। ट्रेनिंग एज अ न्यूरोसर्जन आई एम ट्रेन्ड to make sure that I can not afford to make any mistake. With that concept in mind, when we started this surgery in 1998-99 for the first time, we decided to keep all the records of our patients. So 2011 में सबसे पहले में हम लोगों ने पब्लिश किया in stereotactic and functional neurosurgery 150 cases of deep brain stimulation complications. Success तो सबको मालूम है। Then in 2021 we published another article of 519 surgeries of deep brain stimulation, and what we found between the difference between them is that our rate of complications substantially decreased after 200 surgeries. जैसे जैसे हमारी सर्जरी के नंबर बढ़ते गए, ऐसे ऐसे हमारे रिस्क फैक्टर्स कम होते गए, ऐसे ऐसे हमारे करेक्शन फैक्टर्स कम हो गए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आई डू नॉट डू दिस सर्जरी आउटसाइड जस्ट लोग, क्योंकि मेरी टीम मुझे मालूम है, मेरे इक्विपमेंट मुझे मालूम है, इक्विपमेंट्स, सेटअप एंड द स्टाफ एंड द ट्रेनिंग। रिस्क कम करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, एंड I can tell you that in last 200 or 300 cases, we had almost zero severe complications. So, Dr. Doshi, we are the pioneers in DBS surgery in India under your leadership. So, what is that we do to manage patients better and make it safer for patients? एक तो जस्लोक का इकोसिस्टम जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड है। वी आर सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन प्रोग्रामिंग। पार्किंसंस का रोग ये बहुत कम लोगों को मालूम है और यह मानते हैं कि हर 3 साल में पार्किंसंस के मरीज का रोग अलग चेंज होता जाएगा, कि 3 साल पहले मेरे को जो तकलीफ थी वो आज कम हो गई है, लेकिन दूसरी तकलीफ आ गई है। तो ये जो कंटिन्यूड आपका चेंजेस है उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता किसके पास है? तो एक जगह पे जहाँ पे मेरे को कंटिन्यूअस नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिलता है और लर्निंग मिलती है, तो ये जो पूरा सिस्टम है रिसर्च का जसलोक अस्पताल में, देयर इज नो अदर पर्पस फॉर मी टू गो एनीवेयर एल्स देन दिस। This particular disease is a disease in itself, or it also affects the other parts of the body? There is a large amount of people thinking कि this disease now starts in the gut, Okay. and there are medicines now being made or investigated to affect the gut to prevent the progress or the onset of Parkinson disease.
And now we have divided opinion, and we also know that certain type of disease pattern starts in the brain, certain types of disease pattern starts in the gut. So the understanding of the disease is changing, and it does affect the other parts of body. जैसे मैंने बोला psychiatric issues आ सकते हैं, memory dysfunctions आ सकते हैं, कोलिनर्जिक पार्किंसन होगा तो यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शंस आपको जल्दी आ जाते हैं. तो ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, बट बेस्ट पार्ट इज वी हैव सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग. सर आपने बहुत टाइप के पेशेंट्स देखे होंगे अपने करियर स्पैन में। कोई ऐसा केस जो जिसने आपके ब्रेन को चैलेंज किया हो? Challenging means it was an impossible case, and I presented this, and it also got a lot of, I would say, appreciation at the world level. It was presented in the World Society of Stereotactic and Functional Neurosurgery in New York. एक elderly patient था, और पार्किंसंस में हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया में एक सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है कि अगर आपकी याददाश्त पर्टिकुलर लेवल से कमज़ोर है तो वी शुड नॉट ऑफर यू सर्जरी. अभी ये पेशेंट 70 प्लस था, तो ऐसे भी वर्ल्ड में बहुत कम सेंटर्स में 70 के ऊपर के पेशेंट्स का ऑपरेशन करते हैं, बट उसकी याददाश्त पर्टिकुलर लेवल से कम थी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया के स्टैंडर्ड मार्क्स से. तो जब भी मैंने एसेस किया, आई रियलाइज कि ये मेडिसिन की वजह से इसकी याददाश्त बराबर नहीं है. हमने गोलियां हटानी चालू करी और याददाश्त धीरे धीरे इंप्रूव हुई, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया. तो हमने डिसाइड किया कि अभी इसको सर्जरी ऑफर कर सकते हैं. तो जैसे उसका ब्रेन का स्कैन किया, तो मेरा जो वायर जाने वाला था उसके अंदर उसको खून की गांठ, इट वॉज इन द पाथ ऑफ माई वायर. आई कांट गो, माई वायर कैन नॉट गो थ्रू दैट, बिकॉज अगर बाई चांस उधर पंक्चर हो गया तो बूम. अभी क्या करें? आई लुक दैट a lot of literature, lot of discussion with other colleagues. एक पेशेंट का मुझे कहीं पे रिपोर्ट मिला कि जिन्होंने, हम यहाँ से आगे से जाते हैं ऑपरेशन के लिए, तो किसी ने एक बार पीछे से किया था. हाँ, तो एंड अल्टीमेटली आई कुड मैनेज टू फाइंड अ पाथवे इनटू हिज ब्रेन टू द टारगेट टू रीच देयर विदाउट डिस्टर्बिंग दैट खून की गांठ, एंड वी कुड सक्सेसफुली कंप्लीट. And it was applauded at a very high level. And patient तो बहुत ही खुश हो गया था because he got a new life. What are the current advancements and future direction in Parkinson disease? In last 7 to 8 years, virtually we must have introduced almost 7 to 8 new innovations in the country in terms of pacemaker and electrodes. Now we are working on advanced programming algorithm. In fact, we are conducting one very advanced scientific research to make an automated programming of deep brain stimulation. And that kind of research is now being conducted at many other different centers for different purposes. Many tailor-made surgical solutions are going to be offered in the future. Some technological advancements are also coming, जिसमें फीडबैक के द्वारा आपका डिजीज कंट्रोल किया जाए. वेरेबल डिवाइस होगा, आपको ट्रेमर आती है तो आपका करंट स्टिमुलेशन बढ़ा देगा, या तो एक लोकल फील्ड पोटेंशियल मेजर करने का पेसमेकर्स आते हैं, अभी नए आ गए हैं जो ब्रेन के अंदर के सिग्नल्स चेक करेंगे, और अगर सिग्नल्स कमजोर हो जाते हैं तो देन दे विल गिव यू स्टिमुलेशन मोर, और सिग्नल पावरफुल हो जाते हैं तो देन दे गिव यू स्टिमुलेशन लेस. देयर आर सर्टन studies which are widely being done for genetic manipulation, gene therapy, vector therapy. So these are called restorative kind of therapies. अभी जो हम stimulation से करते हैं वो modulating therapies है जो हम change करते हैं. So these are the other advances which are happening. And then there are technological advances in imaging. It's a good news for the patients also. I think this will improve their quality of life. There is a lots of hope, and काफी नई चीजें आ रही है और बहुत fast pace से आ रही है. So it is important for one to keep pace with the understanding of that and applying it. So Dr. Doshi, let's now do a rapid fire question round. Paresh Doshi and Parkinson disease, similar initials. Is it a mere coincidence? I would just say the fate brought us together. There are 3 PDs in your life: Preeti Doshi, Parth Doshi, and Parkinson disease. If you were to choose one, whom would it be? I have to choose Preeti. Because No choice. no, I will give you an explanation. That is not the only answer. Parth has someone else to help him out, and Parkinson disease has many saviors. So I'm not the only savior. So What is Dr. Doshi passionate about when he's not working? as a layperson, someone would not relate to it, but I'm passionate about everything. Anything that I do, whether it's the homework for buying a car or changing my house or setting up a new therapy, I give 100%. So that attracts me for that time frame. And 6 months my time is over and I move on to the other. If your assistant doctor walks into your office doing a moonwalk, would you diagnose him or her with too much coffee or uncontrollable groove? One thing I will definitely tell him,
See, if you are genuinely doing this and you know how to do this, train me on doing this. So, as per research, coffee and smoking have protective effects on Parkinson. So, if a patient comes to you and tells you that he loves coffee and smoking, what will you advise? Quit or continue? Dilemma. I think I will ask him to continue coffee and quit smoking because I don't want him to die of lung cancer. But your research is correct. Both of them are surprisingly known to slow down Parkinson. When someone forgets where they left their keys, is Parkinson to blame or it's a classic forgetfulness? It depends on the age of the patient, but otherwise it's a classic forgetfulness. In the today's world of stress, we all do that. So Did Dr. Doshi always want to be a doctor? no, I was very good at mathematics. And one of my passion was when I was growing up, I felt engineering was something that would give me challenges. By now, everybody has understood that I love change. So that was, I was wanting to become engineer, but somehow the fate decided to bring me into medicine. And I found my way out. Any message you want to give to your patients? This is a World Parkinson's Day. And I have always stood for my patients and I've told them never give up. So I'm not a good singer. I will have to ask you to sing this song for me. But the song that comes to my mind is रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे शाहे बहार के. If I can request you to sing for me, you can do a better justice than me. Please, I We'll request you. sing together. Yeah, okay. रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के. Urahi, urahi. Thank you. Thank you, Dr. Doshi, so much for insights and telling everything No, about it was a Parkinson. wonderful discussion. Yeah, And yeah. I think I'm sure the patients would benefit from this session immensely. Thank you. Thank you once again. Just Health for the People by the Experts, an educational initiative done for the patients by Just Hospital. Click the bell icon and subscribe to our YouTube channel to stay healthy, and stay tuned to Just Health for the People by the Experts, an initiative by Just Look Hospital for public health awareness. Thank you.